कोई उंगलियों का इंश्योरेंस करा रहा है, कोई रोनाल्डो एयर का करा रहा है। हायर एंड कस्टमर्स होते हैं, उनके पास हर तरह का इंश्योरेंस होता है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति को कौन सा इंश्योरेंस मस्ट करवाना चाहिए? दो मेजर तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है आपका हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, प्योर डेथ इंश्योरेंस होता है। ये गाड़ी तो भिड़ी नहीं, मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं। बताओ 10,000 साल के ले लिए, मरे तो है नहीं, वेस्ट हो गया। कमा रहे थे, रोज ऑफिस जा रहे थे और अपनी फैमिली के लिए सेव कर रहे थे, अब वो सडनली स्टॉप हो गया है। तो आपको 10 लाख का लोन तो चुकाना ही चुकाना है। द कॉस्टिंग इज सो हाई कि आप प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो जाएंगे। 70% जो इंडियन मिडिल क्लास है गरीबी से एक बीमारी दूर है। मतलब अगर उसके घर में खुद को एक बीमारी लग गई तो 70% फैमिली गरीब हो जाएगी। कई बार कस्टमर कहते हैं कि अच्छा भाई मेरा टायर फट गया, ये कवर्ड है क्या? सोसाइटी में काफी अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इंडियन मिडिल क्लास। गांव की गृहिणी है, अब उसके पास अगर 1 करोड़ आ गए तो आसपास वाले ही कर देंगे बराबर। तो अगर उसको मंथली इनकम मिलती है जब तक वो जीती है तो उसके लिए वो बेटर है। सो मच सो कि अगर आप पॉलिसी बाजार के कस्टमर नहीं है तो भी हम आपकी मदद करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मतलब वो कस्टमर हो सकता है बाद में हमारे साथ जुड़े, तो मदद तो करनी ही चाहिए। हमारे लेटेस्ट टीवी एड्स डोंट टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, वी टॉक अबाउट सर्विस। हम कैसे हमने कस्टमर्स की क्लेम में मदद करी है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कि 1-2 ऐड में तो यमराज भी लेके आ गए थे आप, वो अक्षय कुमार यमराज का ही गेट पे लेके बैठ गए। ₹70,000 करोड़ ये मार्केट कैप है पॉलिसी बाजार का, और ये वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया को इंश्योर कर रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं पॉलिसी बाजार के बिजनेस हेड से, जो कि ये बताएंगे कि भैया पॉलिसी बाजार में आपको ऊपर से जो दिखता है वो तो है, उसके पीछे क्या होता है। और इंश्योरेंस की बहुत सारी ऐसी चीजें जो आम आदमी नहीं जान पाता कि भैया कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, उस इंश्योरेंस लेते टाइम किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आदमी गलती करता है, इंश्योरेंस पहले कैसे होता था, अब कैसे होता था, ओल्ड जनरेशन क्या करती थी, जेन जी अब क्या कर रहा है, कौन कौन से इनोवेशन है जो पॉलिसी बाजार में हुए, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे ताकि एक आम आदमी, एक आम व्यापारी या एक आम स्टूडेंट जो कि इंश्योरेंस कर रहा है या करवाना चाहता है उसको सीधी गाइडेंस मिले, और एज अ बिजनेस आपको पता पड़े कि इतना बड़ा जो बिजनेस है वो पीछे से कैसे संभाला जाता है। तो करते हैं आज पॉडकास्ट की शुरुआत। वेलकम ऋषभ जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। और बहुत लोग एक्साइटेड है पॉलिसी बाजार, क्योंकि वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म है, हर बंदे ने उससे कुछ ना कुछ कभी ना कभी सर्विस जरूर ली है, तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड है जानने के लिए। तो सबसे पहले सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। वैसे मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ, बट ऑडियंस के लिए एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि आप एग्जैक्टली अभी यहाँ पे आपकी जर्नी क्या रही, और अभी एग्जैक्टली आप पॉलिसी बाजार में क्या चीजें देख रहे हैं। श्योर राहुल, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। Thank you. मैं पॉलिसी बाजार में ऑलमोस्ट अब 3.5 साल से हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। इनफैक्ट अगर मैं अपने करियर की जर्नी देखूँ तो ये मेरा सबसे बड़ा स्टिंट है, सबसे लंबा स्टिंट है। एंड द रीज़न आई हैव बीन हियर इज़ क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी मज़ा आता है। मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ पर्पस है। व्हेन यू सेल इंश्योरेंस, आपको हमेशा ये फील होता है कि आप एक सोसाइटी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द इंडियन मिडिल क्लास जो कि एक बहुत मेहनत से अपनी इनकम बचाती है, कमाती है, बचाती है और अपना एक फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश कर रही है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर उनके पास कुछ हो जाए, उनको किसी तरह से कुछ हानि हो जाए, तो जो उनका इनकम का लॉस होगा, राइट, वो कवर हो सके। इस वजह से इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस देख लें, इंश्योरेंस का पर्पस ही वही है कि किसी भी तरह के नुकसान को बचा सकें। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे होने से काफ़ी ज़्यादा एक फुलफिलिंग आपको मिलता है, कि आपको वर्क करते हुए काफ़ी फुलफिलिंग फीलिंग आती है। ग्रेट। तो सर भी यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, क्या चीज आप देखते हैं ओवरऑल, मतलब जो जैसे एक आम आदमी के रूप में अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ऐसी क्या चीज है जो भी हमको दिख रही है और पीछे से उसको जो मैनेज कर रहे हैं वो आप मैनेज कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि इंश्योरेंस में क्या-क्या या तरह के प्लीज इंश्योरेंस होते हैं। प्लीज। तो इंश्योरेंस में आपके 2 मेजर तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है आपका हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस। हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस आई थिंक काफ़ी लोगों को समझ में आता है। हेल्थ इंश्योरेंस होता है जो कि आपके किसी भी तरह के मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, उसको कवर करने के लिए काम आता है। और जनरल इंश्योरेंस में आपके बहुत तरह के इंश्योरेंस आते हैं। टू व्हीलर इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, होम इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, राइट, मल्टीपल अदर इंश्योरेंसेस। अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस पे। तो लाइफ इंश्योरेंस में आपके 2 मेजर प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है आपका टर्म इंश्योरेंस, जो कि आपका प्योर डेथ इंश्योरेंस होता है, कि अगर आपको किसी रीजन से आपकी डेथ हो जाती है तो आपको एक सम एश्योर्ड मिलता है आपकी फैमिली को, क्योंकि आपकी फ्यूचर इनकम खत्म हो गई है एंड आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, उसके लिए वो टर्म इंश्योरेंस होता है। दूसरा होता है आपका सेविंग्स इंश्योरेंस। इसमें आपके कई प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, कुछ मार्केट लिंक्ड होते हैं, कुछ नॉन मार्केट लिंक्ड होते हैं, जिसमें कि आप अपनी एक तरह से सेविंग कर रहे हैं
और उस पे आपको कुछ रिटर्न्स मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन मार्केट लिंक्ड और नॉन मार्केट लिंक्ड, आपको किसी किसी तरह के रिटर्न मिलेंगे। एंड अगर उस दौरान, उस सेविंग करते दौरान आपको कुछ हो गया, तो एक सम एश्योर्ड भी होता है जो आपकी फैमिली को फिर मिल जाता है। ओके। मैं यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का बिजनेस हेड हूँ। अगर आप समझें कि इसमें, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे हम कस्टमर्स को अवेयर करें और उनको मोर एंड मोर टर्म इंश्योरेंस के बारे में समझाएं, सो दैट एवरी इंडियन मिडिल क्लास customer is aware and has term insurance, so that if something happens to them in the future, their family is taken care of. ग्रेट। तो सर अपने इतने सारे तरह के इंश्योरेंस बता दिए। अब जो व्यक्ति इनकम लेवल लैडर में बहुत ऊपर है, वो तो लगभग सारी चीजें इंश्योरेंस कराता होगा। जैसे हम सुनते हैं कोई उंगलियों का इंश्योरेंस करा रहा है, कोई गले का करा रहा है, कोई रोनाल्डो पैर का करा रहा है। बट कौन से ऐसे इंश्योरेंस हुए जो कि हर एक आम आदमी को कराने ही चाहिए, या फिर कि अगर एक आम आदमी है चाहे 20-25 हजार की नौकरी भी कर रहा है, उस भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति को कौन सा इंश्योरेंस मस्ट करवाना चाहिए? एब्सोल्युटली। तो मैं पहले तो आता हूँ जो कि गवर्नमेंट मैंडेटेड इंश्योरेंस हैं। ठीक। आपके अगर मोटर व्हीलर या टू व्हीलर इंश्योरेंस हो गए, तो गवर्नमेंट मैंडेटेड इंश्योरेंस है, क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर आपका रोड पे कुछ नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक मोटर इंश्योरेंस या टू व्हीलर इंश्योरेंस हो, क्योंकि अदरवाइज आपको हो सकता है कि किसी तरह से चोट लग जाए, और लोग कभी कभी लड़ भी जाते हैं। अगर इंश्योरेंस होता है तो वो लड़ाई वगैरह भी आप ढंग से आगे बढ़ सकते हैं कि ठीक है, इंश्योरेंस है मेरे पास तो मैं लड़ूंगा नहीं, राइट? तो आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में भी काफी मदद करता है। अब आते हैं कि एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से और क्या इंश्योरेंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से एक आम आदमी के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस हैं, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाएं, तो पॉलिसी बाजार भी इस ऑब्जेक्टिव से शुरू किया गया था, टू प्रोटेक्ट द इंडियन मिडिल क्लास फ्रॉम डेथ, डिजीज एंड डिसेबिलिटी, राइट? अगर मैं इसको आपको समझाऊं, तो इंडियन मिडिल क्लास ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास, जैसे आपने बोला कि जो हायर एंड कस्टमर्स होते हैं, उनके पास हर तरह का इंश्योरेंस होता है। आपने रोनाल्डो का भी एक्सपीरियंस लिया, एग्जाम्पल दिया। पर जो मिडिल क्लास होता है ना, उसके ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस कराए, क्योंकि वो एक कंटिन्यूसली एक मेहनत कर रहा है कि वो एक अर्निंग कर पाए। पहले एजुकेशन लेता है, उसके बाद जॉब करता है या बिजनेस करता है, और एक अर्निंग करने की कोशिश करता है इन द ड्रीम कि वो अपनी फैमिली के लिए एक फ्यूचर सिक्योर कर पाएगा, राइट? अब अगर ये सब करते समय आपको कुछ हो गया, एंड आपको दो तरह से कुछ हो सकता है। आपको अगर किसी तरह की बीमारी हो गई या फैमिली में किसी तरह की बीमारी हो गई, तो आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, एंड विद द राइजिंग मेडिकल इन्फ्लेशन, वो मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा जा सकते हैं। अगर हम एक किसी भी मेजर डिजीज की बात करें, अगर आपने कैंसर वगैरह के बारे में सुना हो, द खर्चा कैन गो अप टू 50 lakhs to 1 crore ऑल्सो, एंड दिस इज एन एवरेज केस। तो उस तरह के खर्चे को अवॉइड कर पाने के लिए आप, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट तो कराना है, आप प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो जाएंगे। जो आपने अभी तक लाइफ टाइम सेविंग्स करी हैं, वो खत्म हो जाएंगी, राइट? एंड हो सकता है आपको डेट लेना पड़ जाए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली लें, क्योंकि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो सारे एक्सपेंसेस टेकन केयर ऑफ हैं बाय द इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा इंश्योरेंस इज द टर्म इंश्योरेंस, जिसमें कि अगर किसी रीजन से आपकी डेथ हो जाती है, राइट? आप जो एक सपने में आप पूरी एक अपनी जिंदगी जी रहे थे कि आप कमा रहे थे, रोज ऑफिस जा रहे थे और अपनी फैमिली के लिए सेव कर रहे थे, अब वो सडनली स्टॉप हो गया है, राइट? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, तो जो आपके फ्यूचर ड्रीम्स थे कि आप एक एसेट क्रिएट करेंगे और वो आपकी फैमिली की टेक केयर करेगा, वो प्रोटेक्टेड रहता है। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपको एक सम एश्योर्ड देता है एज सून एज यू डाई, एंड फैमिली के सारे फ्यूचर लाइफस्टाइल कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ग्रेट। और सर जो आपने मेडिकल वाला बोला, इस पे मैं डेटा देख रहा था कि 70% जो इंडियन मिडिल क्लास है, वो गरीबी से एक बीमारी दूर है। मतलब अगर उसके घर में खुद को या उसकी फैमिली में किसी को भी, पिताजी को, वाइफ को, बच्चे को एक बीमारी लग गई, तो 70% फैमिली गरीब हो जाएगी। क्योंकि जैसा आपने कहा कि 10 साल की सेविंग, 20 साल की सेविंग वो एक हफ्ते में साफ हो गई, अब वो कर्जे में आ गया, तो अब उसका बेचारे का कुछ चलता ही नहीं। और ये अगर किसी और मेंबर को हुआ तो दिक्कत है ही। जो अर्निंग मेंबर अगर उसको हो गया, तो पुरानी सेविंग तो खत्म हुई, आगे की तो वैसे भी कमाई नहीं हो रही थी। बिल्कुल। ठीक है। और इसमें सर एक चीज, अब क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें थोड़े में डीप डाइव करना चाहता हूँ। तो एक मुझे अगर पेनिट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएं कि जैसे आपने कहा हर मिडिल क्लास को मेडिक्लेम कराना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए या टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मान लो टर्म इंश्योरेंस की। तो टर्म इंश्योरेंस आइडियली सबको कराना चाहिए, लेकिन भारत में आई थिंक ये डेटा बहुत कम है। तो कितने परसेंट लोग हैं आप, जो आपको तो इतना डेटा रहता है, कितने परसेंट पेनिट्रेशन है कि इतने परसेंट फैमिलीज ने, इतने परसेंट परिवारों ने इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है? और इसको अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड से,
यूएस से, चाइना से या एक जनरल कंट्री से, तो हम अंडर पेनिट्रेटेड है, ओवर पेनिट्रेटेड है, क्या चीज़ है? अगर हम टर्म इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो इसमें 2 आंकड़े हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात है कि एंड मैं कल ही ये डेटा देख रहा था कि अगर हम लास्ट ईयर के टैक्स फाइलर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ टैक्स फाइलर्स थे। और अगर मैं अभी तक टर्म इंश्योरेंस कितने लोगों ने लिया है इंडिया में उसकी बात करता हूँ तो दैट नंबर अप्रॉक्सीमेटली इज 60-70 लाख के बीच में। तो 10% लोग हैं इंडिया में जो कि टैक्स फाइल करते हैं पर हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है। ऑब्वियसली ये तो टैक्स फाइलर्स हैं, बहुत ये तो सारे और लोग बहुत हैं, बड़ा नंबर हो गया सर। तो बहुत ये सारे बहुत लोग हैं। छोटा सा नंबर हो गया टेक्निकली। करेक्ट, इंडिया की आबादी तो हाँ ऑलमोस्ट 150 करोड़ टच करने भाई, वाली है। अगर 150 करोड़, 140 करोड़ की आबादी है, अगर आप एक फैमिली में 4 आदमी गिनते हो तो 35 करोड़ परिवार है। तो 35 करोड़ परिवार पे अगर 70 लाख इंश्योरेंस टर्म लोग गया है, तो 2 करोड़ पर 2% नहीं ले रखा है बस। बस 98% ऐसे लोग हैं कि उनके घर में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कुछ नहीं मिलने वाला, जो गया वो गया। बिल्कुल। तो सर क्या कारण, अच्छा, और ये अगर मैं पेनिट्रेशन देखूं यूएस में, चाइना में या डेवलप कंट्रीज में, तो ये अराउंड कितना होता होगा? डेवलप्ड कंट्रीज में एक्चुअली पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके 2 रीजंस हैं। एक, उनके पास अवेयरनेस है पहले से और खरीदते आ रहे हैं लोग। दूसरा, कई डेवलप्ड कंट्रीज में इस तरह की सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है तो उससे भी काफ़ी आपको फ़ायदा होता है। ओके, बट दैट परसेंटेज वुड ईजिली बी 20% प्लस। 20% प्लस, जो अपने 2% है। ग्रेट। एक और चीज, तो लेकिन सर 2% है भाई, इतनी अवेयरनेस तो काफी समय से फैलाई जा रही है, गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है, आप भी इतना करें, तो ये फिर भी इतना फैली क्यों नहीं? मतलब लोग अगर नहीं करा रहे इंश्योरेंस, ये सबको पता कि भैया मृत्यु का पता नहीं है, आज आ जाए, कल आ जाए, कभी भी हो सकता है कि मैं आज घर से निकलूं, वापस आया नहीं आया पता नहीं, और पीछे मैं तो लोन भी लेके बैठा हूँ, गाड़ी का लोन है, गाड़ी चली जाएगी, घर का लोन है, घर बिक जाएगा। अब इतनी बड़ी टेंशन है, और अगर बहुत छोटे से अमाउंट पे वो मिटती है तो भी आदमी नहीं मिटा रहा, क्या पोटेंशियल कारण हो सकता है? क्या लगता है आपको, क्या मेंटेलिटी, साइकी क्या है लोगों की? आई थिंक 2 मेजर रीज़न है। पहला रीज़न है कि लोगों को शायद ये कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म इंश्योरेंस अभी ढंग से समझ नहीं आता है। हम्म, क्योंकि किसी को ये समझ में भी आता है तो बिलीफ नहीं होता है। अगर आप ढंग से खुद ही सोचें तो आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस एक एवरेज 30 ईयर ओल्ड कस्टमर के लिए अगर मैं बात करूं, आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सालाना 10,000 रुपये दे के मिल जाता है। राइट, सालाना 10,000 रुपये दे के अगर आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है, ये किसी को बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को लगता है कि ये कोई दिस इज नॉट स्कैम ट्रू, तो नहीं है? ये स्कैम तो नहीं है, टू ये गुड टू बी ट्रू। टू गुड टू बी ट्रू। राइट, बट यही रियलिटी है और लोगों को नहीं समझ में आता क्योंकि आई थिंक इसमें काफी बड़ा कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का है। राइट, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोबेबिलिटी के बाद जब बात करेंगे तो इतना ही प्रीमियम बनता है। एंड कोई भी बिजनेस लॉस मेकिंग करने के लिए नहीं करता, तो इंश्योरेंस कंपनीज भी लॉस बनाने के लिए नहीं कर रही हैं। अगर वो कर रही हैं तो उनको पता है कि दिस इज द राइट प्रीमियम। इनफैक्ट अगर आप किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में बात करेंगे, आप यूएस की बात कर रहे थे, वहाँ भी प्रीमियम सिमिलर है, थोड़े से हायर हैं बट सिमिलर ही है। राइट, तो प्रीमियम सही है बट लोगों को ये रियलाइजेशन हो पाना कि ये स्कैम नहीं है, सच्चाई है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये पेनिट्रेशन बहुत कम है इज द ट्रस्ट। आई थिंक अवेयरनेस है तो भी ट्रस्ट की कमी है। लोगों को लगता है कि ये क्लेम नहीं मिलेगा। राइट, किसी के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से क्लेम नहीं मिला होता, वो किसी भी प्रोडक्ट में हो सकता है, कहीं से भी लिया हो सकता है, कुछ गलत किया हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि क्लेम क्यों नहीं मिलता एंड आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आप कैसे सही चीज़ें सारी बता सकते हैं जैसे कि जब आपका क्लेम मिले, जब आप क्लेम फाइल करें तो आपको क्लेम मिल सके। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट हाँ, क्लेम मिलता है, दैट इज नॉट द केस। नहीं, क्लेम का तो रेशियोज भी आते हैं काफी, 90 प्लस, 95, 6% प्लस, लगभग इतने रहते हैं। इसमें मुझे 2 रीजन लगते हैं, आप मुझे बताना कितने रिलेट है। मुझे जो इंडियंस की साइकी लगती है, एक तो क्या है कि अवेयरनेस इसकी इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो एजेंट शायद इसको प्रमोट करते होंगे, कमीशन बहुत छोटा सा है। अगर मुझे लगता है कि यार मैं आपके के पास इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं आपके पास आके बैठा के आपको 2 घंटे समझाऊंगा, अगर उसमें मेरा कमीशन 10, 20, 50 हजार बने तो मैं आपको 2, 3 घंटे बैठ के समझाऊं। लेकिन मुझे पता है एक टर्म इंश्योरेंस करके मुझे क्या ही मिल जाएगा, 200-500 रुपए के लिए मैं क्यों दिमाग लगाऊं? तो शायद जो एजेंट्स है वो ज्यादा प्रमोट नहीं करते, एक मुझे ये कारण लगता है। सेकंड कारण मुझे ये लगता है कि जैसे कार इंश्योरेंस है, आपने कहा कि कार इंश्योरेंस ऑप्शनल नहीं है, गवर्नमेंट कहती है कराना है। तो कई लोग ऐसे मैंने देखे कि यार पूरा साल निकल गया, एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं, फालतू प्रीमियम वेस्ट हो गया। तो उनको ये फीलिंग आती है कि यार बताओ 10,000 साल के ले लिए, या मरे तो है नहीं, वेस्ट हो गया। तो वो वैल्यू फॉर मनी का कॉन्सेप्ट है इनको बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा लगता है कि यार मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जाए नहीं,
आना ही चाहिए। टर्म इंश्योरेंस में ऐसा है कि भैया मरोगे तो मिल जाएगा, नहीं मरे तो गया। तो वो जो जाता है ना 1 साल, 2 साल, 3 साल वो दुखता है, वो नहीं देखते, लॉन्ग टर्म नहीं देखते। को लगता है अरे गया कुछ मिला तो है नहीं मुझे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट जब भी मैंने किसी से भी बात करी है, राइट, कि टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं, कभी कस्टमर्स वगैरह से खुद भी बात करते हैं, राइट, तो जैसे मैं अभी रिसेंटली अपने एक एक्स बॉस को टर्म इंश्योरेंस दिला रहा था, तो वो सब करने के बाद हमारी बात यही हो रही थी कि होप वी डोंट यूज इट। तो ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, हाँ। आप चाहते नहीं हो कि आपको कभी यूज करे, इट इज अ थैंकलेस प्रोडक्ट, राइट। आप चाहते नहीं हो कि आप कभी इसको यूज करो, पर ये होना चाहिए, पर ये होना चाहिए। और एक और इसमें चीज़ है ना कि इंश्योरेंस तुमको मिलेगा ही तब जब तुमको ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें ज़रूरत है तो देगा भी कौन? बिल्कुल। भाई अगर पता है कि भई एक्सीडेंट हो गया, अब थोड़ी इंश्योरेंस लेने जाओगे, इंश्योरेंस कंपनी देगी ही नहीं। गुड। तो जैसे इसमें एक जैसे भी आपने कहा कि लोगों को ट्रस्ट नहीं है कि क्लेम अप्रूव होगा नहीं होगा, और कई लोग के साथ कुछ एक केस हो भी जाता है कि यार उसने इतने साल प्रीमियम दिया उसको तो मिला ही नहीं। तो इंश्योरेंस लेते समय क्या चीज़ का हम ध्यान रखें, या कुछ टिप आप या कुछ गलती आप बताना चाहें कि लोग बाग है ना, ये 4-5 गलतियाँ कर देते हैं। इस गलती के चक्कर में इनको प्रीमियम मिलता नहीं है और फिर बाद में नेगेटिव बन जाता है कि यार देते नहीं। तो लोग क्या गलती करते हैं जो अमूमन आप देख पाते हैं? आप प्लीज़ बताइए ताकि जो ऑडियंस सुन रही है उनको मिले कि अच्छा भई ये गलती नहीं करनी। बिल्कुल। या मैं इसको दूसरा सवाल इसमें ऐड करता हूँ, कुछ टिप जो आप दें कि आदमी ये करेगा 4-5 काम तो उसको 100% क्लेम मिलेगा या ऐसे करना चाहिए? तो इंश्योरेंस में 2 चीज़ें होती हैं जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। पहली तो कि आप क्या ले रहे हैं, उसमें क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार कस्टमर्स को नहीं पता होता कि उसमें क्या इंक्लूडेड है, क्या नहीं इंक्लूडेड। उस वजह से उनको ये कन्फ्यूज़न होता है, उनको लगता है कि इसमें मेरे को ये क्लेम मिलना चाहिए था, पर नहीं मिला। तो वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देयर आर प्लेटफॉर्म्स जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं, यू कैन रिसर्च थ्रू ऑल ऑफ दिस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने समझ लिया, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे मेडिक्लेम हो, चाहे कार इंश्योरेंस हो। आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या कवर्ड है, क्या नहीं कवर्ड है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कई बार कस्टमर कहते हैं कि अच्छा भाई मेरा टायर फट गया, ये कवर्ड है क्या? पता होना चाहिए आपको, आपको पढ़ना चाहिए था जब आपने खरीदा। आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये बात। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ होती है कि जो उसमें सवाल पूछे गए हैं जब आप खरीद रहे हैं, उन सवालों का जवाब आप बिल्कुल सही तरीके से करें। हर सवाल का अपना महत्व है। अगर आपने कोई भी सवाल पूछा गया है रिगार्डिंग योर मेडिकल हिस्ट्री, आपको कोई किसी तरह की बीमारी है, नहीं है, आपको आप कभी हॉस्पिटलाइज हुए थे या नहीं हुए थे, आपने कितनी और इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं, वो सब सवालों का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरह से लें। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने बोला कि एजेंट्स वगैरह नहीं बताते, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और आपको इनफैक्ट IRDA अलाउ करता है, द रेगुलेटर अलाउज, कि आपके पास 30 दिन है जिसमें आप पूरा जो भी आपने पॉलिसी खरीदी है आप उसको ढंग से पढ़ें, इवैल्यूएट करें। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप उसको कैंसिल करा सकते 30 डेज़ का टाइम है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है हैं। बेसिकली। गवर्नमेंट अप्रूव। तो ऐसा नहीं कि पॉलिसी हो गई तो हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। 30 दिन का समय आपके पास है। तो अगर आपने इमीडिएटली नहीं पढ़ा हो, किसी ने उस समय ब्रेन वॉश कर दिया हो, तुमने जल्दीबाजी में साइन कर दिया हो, स्टिल यू हैव 30 डेज़ टू गेट इट कैंसेल्ड। गुड। एब्सोल्युटली। ये न्यूज़ मुझे नहीं पता थी। दैट इज़ ये वैल्यू एडिशन है प्रेज़ेंट के लिए। ग्रेट। और कुछ चीज़ें? दैट्स प्रीटी मच अच्छा। इट। या दैट्स और प्रीटी एक और मच। चीज़ आपने कहा ना झूठ वाला, लोग क्या कहते हैं जैसे क्वेश्चन आएगा, स्मोकिंग करते हो? वो कहता है कि हाँ करते हैं। तो प्रीमियम बोले यार 10,000 आ गया। उसको नो किया तो प्रीमियम यार 9,500 आ गया। तो यार 500 रुपए बचते हैं, उसमें क्या हो गया, एक टिक कर लेते हैं। तो वो जो वहां का 500 रुपए बचाते हैं, फिर उनका एग्जैक्ट जाके जब 5 लाख का क्लेम रिजेक्ट होता है तब वो उस बात को नहीं समझते। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप राहुल, बिकॉज ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरह से डिक्लेयर करें कि आपने स्मोकिंग करते हैं नहीं करते हैं। एंड मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि ये बोलते हैं कि नहीं यार मैं छोड़ दूंगा, हाँ। राइट। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आप छोड़ देंगे, एक अच्छी बात है, आप छोड़ देंगे। जब आप छोड़ देंगे तब आप इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिए रिन्यूअल कराओ तो कि डाल आपने देना। छोड़ दिया है, पर अभी जो आपका सिचुएशन है आप उसी तरह से अप्लाई करें। ग्रेट सर। तो ये अपन ने बात की टर्म इंश्योरेंस की। अगर इसी चीज को आप सेकंड हेल्थ में लेके आते हैं ना, रिपीट द सेम क्वेश्चन की भी, मेडिक्लेम किस हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस किस किस व्यक्ति को कराना कंपलसरी है? जैसे आपने कहा टर्म प्लान सबको कराना चाहिए, तो हेल्थ इंश्योरेंस समथिंग जो सबको कराना चाहिए, एब्सोल्युटली। एवरीवन। एब्सोल्युटली। अगर आप आज की डेट में कोई भी एक बीमारी का इलाज देखेंगे इंडिया में, इवन इन अ टियर 2 सिटी, द कॉस्टिंग इज सो हाई कि आप प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो जाएंगे, राइट। एंड जैसे अभी तो हम यंग पॉपुलेशन है, बट ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स हैं, राइट, एंड हमारी भी धीरे धीरे एज बढ़ेगी एंड वी विल ग्रो ओल्ड। तो उस वजह से मेडिकल डिजीज तो होनी, मतलब ये तो जीवन का सत्य है, कुछ ना कुछ तो होना ही है, राइट। तो उसका इलाज भी कराना है, पर वो इलाज इतना महंगा होता जाएगा धीरे धीरे कि आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप उसके खर्चे खुद उठा सकें। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डेफिनेटली मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए।
सर अभी हेल्थ में 14% इन्फ्लेशन चल रहा है। जो बेसिक इन्फ्लेशन है वो 6-7% के आसपास है। पर मेडिकल में जो इन्फ्लेशन है 14% है। आई वाज जस्ट कैलकुलेटिंग कि अगर कैंसर के या किसी बीमारी के इलाज में आज 10 लाख लगते हैं, तो वो 5 साल बाद अपने आप हो जाएँगे 20 लाख, 10 साल बाद होंगे 40 लाख, 15 साल बाद होंगे 80 लाख और 20 साल बाद वही चीज़ जो आज 10 लाख में हो रही है, वो मिलेगी 1 करोड़ 60 लाख। तो आज तो हमारा दिमाग सोच भी नहीं सकता कि यार 1.5 करोड़ रुपए देंगे हम उस चीज़ के जिसके आज 10 लाख दे रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेशन है, ये जैसा आपने कहा कि जीवन का सत्य है साहब, ये तो करना ही पड़ेगा। और एक और चीज़ है ना सर, मान लो मैं बहुत फिट हूँ, मैं डाइट का भी ध्यान रखता हूँ, जिम भी जाता हूँ, लेकिन सिर्फ़ बीमारी तो नहीं ना, एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। बिल्कुल। मैं बाइक तेज़ चला रहा हूँ, कोई गाड़ी पीछे से ठोक गया, हाईवे पे कुछ हो गया, वहाँ भी तो उसका तो क्या करोगे? फिट से फिट आदमी का भी एक्सीडेंट तो हो ही सकता है और हेल्थ तो वो भी कवर करता है। तो डेफ़िनेटली आपको जाना चाहिए। तो इसमें सर, इसमें लेते टाइम किस चीज़ का ध्यान रखा जाए? एंड इस पे अगेन पहला स्टार्ट करते हैं। इसमें पेनिट्रेशन क्या है? ये वहाँ 2% था, यहाँ क्या पेनिट्रेशन है? इसमें अगर आप मार्केट नंबर्स देखेंगे तो इसमें पेनिट्रेशन और कम हो जाता है। इसमें पेनिट्रेशन लेस देन एक्चुअली टर्म का पेनिट्रेशन लोग कहते हैं 3% के आसपास है और हेल्थ का कहते हैं कि अराउंड 2.5% के आसपास है। पेनिट्रेशन क्यों कम हो जाता है? आई थिंक क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके पास एक हमेशा सबके पास जो भी कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, उनके पास एक कॉर्पोरेट मेडिक्लेम होता है जो कि आपकी ऑफिस से प्रोवाइड होता है। वो ये भूल जाते हैं कि उसमें 2 लूपहोल्स हैं। ऑब्वियसली कि आपको जो ऑफिस से मिल रहा है वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होगा, राइट? कुछ सिनेरियोज़ में वो आपको कवर करता है, आपकी फैमिली को कवर नहीं करता। और तीसरा सबसे बड़ा सिनेरियो कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं है। आपकी जॉब आज है, आप इस कंपनी में आज काम कर रहे हैं, आप किसी और कंपनी में जाएँगे, उसमें वो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको नहीं पता। इस वजह से काफ़ी लोग कतराते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने से, कि अभी तो है मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस जो मुझे कंपनी ने दे रखा है, हाँ, तो वो उसी पे रिलाय करते हैं, व्हिच इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। लेकिन वो अमाउंट भी कम होता है, थोड़ा कंपनी जो कराती है, फैमिली कवर नहीं करती, बड़ा होता है। अच्छा सर, ये जो गवर्नमेंट वाले जो लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, जो गवर्नमेंट इनका कराती है, कहते हैं हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, लाइफ टाइम रहेंगे, रिटायर होने के बाद भी गवर्नमेंट कुछ तो कवर देती है, वो सफिशिएंट होता है या कंपैरेटिवली कम होता है? वो स्कीम्स कैसी है? आई थिंक अभी के लिए तो सफिशिएंट है, पर धीरे-धीरे आपके लिए वो इनसफिशिएंट होता चला जाएगा, स्पेसिफिकली आफ्टर रिटायरमेंट। और उस समय आपकी इनकम भी खत्म हो जाती है, पेंशन आती है, तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि आपके लिए बाद के लिए आपके पास वो कवर हो। ऑल्सो कुछ तरह की डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें आप सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करा पाओगे, आपको कभी-कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो वहाँ पे आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। आपके जो सरकारी इंश्योरेंस होते हैं जनरली आपको सरकारी हॉस्पिटल में कवर करते हैं, बाकी जगह कवर नहीं करते। तो शायद एक बहुत बड़ी जो सरकारी वाली पॉपुलेशन है वो इसलिए नहीं करा रही कि मेरा गवर्नमेंट ने करा रखा है। जो प्राइवेट कॉर्पोरेट वाली पॉपुलेशन है वो इसलिए नहीं करा रही, मेरा कंपनी ने करा रखा है। तो जो बाकी ऐसे लोग हैं जहाँ कंपनी और सरकार नहीं है, वहाँ वो क्या सोच के नहीं करा रहे पता नहीं। ट्रम्प का तो समझ में आ रहा है, हेल्थ में भी वही सेम चीज़ कि बिल्कुल। गाड़ी तो भिड़ी नहीं, मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं। 2 साल कराते हैं, 3 साल कराते हैं, फिर रिन्यूअल नहीं करा। सर रिन्यूअल का परसेंटेज कितना है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने आज करा दिया, तो कितने परसेंट चांसेस है कि मैं अगले साल रिन्यूअल कराऊँगा? वो 100% रहता है या गिर रहा है परसेंटेज? थोड़ा-सा कम रहता है, 100% नहीं रहता है, पर काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि रिन्यू कराते हैं लोग। करा लेता है, डन। तो सर अभी जैसे मेडिकल कराते टाइम, हेल्थ इंश्योरेंस कराते टाइम, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें भी आपको इंक्लूज़न, एक्सक्लूज़न पता होना बहुत इम्पोर्टेंट सर है। 2-4 जो इम्पोर्टेंट राइडर्स है ना, क्योंकि राइडर्स और ऐड-ऑन्स है ना, इसमें कन्फ्यूज़न है। बेसिक सबको पता है कि चलो 5 लाख का लेना है, इतने का आता है। फिर वो कन्फ्यूज़न आता है कि ये राइडर में ये होगा, इस राइडर का ये, उस राइडर का वो, मनी बैक में ये डबल, मतलब राइडर जोड़-जोड़ के 5-6 तरह के राइडर हैं। फिर पैसा तुमको कैसे लेना है, उसमें दुनिया भर के तरीके हैं कि इसमें डबल मिलेगा, इसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम होगा, इसमें मंथली मिलेगा, इसमें लमसम मिलेगा। तो ये मैं चाहता हूँ इस पे थोड़ी अपन डिटेल चर्चा करें, ताकि पॉडकास्ट जो भी सुन रहा है ना, वो सीधा आपके मुँह से सुन के और उसी तरह से काम करे। तो कौन-कौन से राइडर हैं? पहले तो सारे राइडर, और उसमें कौन से राइडर हैं जो कि मस्ट लेने ही चाहिए? तो मैं आपको, अगर मैं टर्म इंश्योरेंस राइडर्स की बात करूँ, तो 3 मेजर राइडर हैं। ठीक, उसके अलावा छोटे-मोटे राइडर हैं, पर 3 मेजर राइडर हैं। टर्म में, एक, आपका पहला राइडर होता है वेवर ऑफ प्रीमियम। ठीक, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर क्या होता है कि अगर आपको किसी प्रकार की डिज़ीज़ या किसी भी रीज़न से किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है, तो आपका क्या होगा कि आपकी फ्यूचर में इनकम सफ़र कर सकती है, राइट? हो सकता है कि आपको डिसेबिलिटी हो गई तो आप ऑफ़िस नहीं जा पा रहे हो, तो आप प्रीमियम कहाँ से पे करेंगे, राइट? हुँ, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि वेवर ऑफ प्रीमियम अगर आपने ले रखा है, तो मैं आपके फ्यूचर के प्रीमियम्स माफ़ करता हूँ। मैं ठीक। आपका प्रीमियम पे कर रहा हूँ आपकी तरफ से और आपका कवर ऐसे का ऐसे ही चलता रहेगा। लुक्स नाइस, करना चाहिए ऑब्वियसली, बहुत सस्ता होता है। इट इज़ वेरी चीप। तो ये डेफिनिटली आई बिलीव एवरी पर्सन हू इज़ बाइंग अ लाइफ वेवर प्रीमियम इन इंश्योरेंस। टर्म, तो टर्म में तो एक्चुअली डेथ पे ही होता है ना?
तो वेवर प्रीमियम कैसे वर्क करेगा मतलब? अगर आपको किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक आपका है। कोई एक्सीडेंट अच्छा, हो गया, डिसेबिलिटी के केस में भाई डेथ तो रहती है, तो डेथ तो टर्म रहती प्लान है, तो डिसेबिलिटी में भी हेल्प करता है। डिसेबिलिटी के केस में भी आपको वेवर ऑफ प्रीमियम अगर आपने ले रखा है तो आप फ्यूचर प्रीमियम्स आपके माफ हो जाते हैं। ओके। अगर आपको या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, मान लीजिए आपकी ब्रेन सर्जरी हुई या आपकी हार्ट सर्जरी हुई, तो ऑब्वियसली आपकी इनकम सफर करेगी, राइट? आपको एक रिकवरी का टाइम भी लगेगा, तो आपके फ्यूचर प्रीमियम्स जो है वो सारे वेव ऑफ हो जाते हैं, राइट? सेकेंड राइडर की अगर हम बात करें, वो आता है आपका एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट राइडर है, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे अगर आप किसी भी स्टैटिस्टिक को देखें तो वो ये कहती है कि ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द डेथ्स आर हैपनिंग वाया एक्सीडेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो आपको एडिशनल सम एश्योर्ड मिलता है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का बेस सम एश्योर्ड लिया और आपने एक्सीडेंटल डेथ से एक और 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया, तो अगर आपकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो आपको 2 करोड़ मिलेंगे। पर अगर आपकी नॉन एक्सीडेंटल डेथ है, नेचुरल डेथ है, राइट, तो आपको 1 करोड़ ही मिलेगा। क्यों लेना चाहिए? मैं बेस ही 2 करोड़ ले लेता हूँ, दिस कम्स एट अ लोअर कॉस्ट, राइट? तो एक एक ऐसा इंडिविजुअल जो यंग है, जिसका हायर टू व्हीलर पे पेनिट्रेशन है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी यूज़ करता है, उस तरह की चीज़ें अगर ज़्यादा हो रही हैं, तो मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आप ऑटो वगैरह में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, टू व्हीलर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको एक्सीडेंटल डेथ राइडर लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी कम है और आपको ज़्यादा समय श्योर मिलता है। मुझे भी एडवेंचर वाले पसंद लोग हैं, उनको भी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती है। जैसे अभी जितना भी जैसे बारिश का सीजन आता है, तो हर सीजन में आप हर हफ्ते 2 हफ्ते खबर सुनते हैं कि वहां पे वो नहाने गए थे, 5 लोग इधर गए। तो जो यूथ है वो एडवेंचरस भी ज्यादा है, तो ये वाली चीज उसके लिए और बेनिफिशियल हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अगर मैं तीसरे राइडर की बात करूँ, ये है क्रिटिकल इलनेस राइडर। अभी क्रिटिकल इलनेस राइडर एक, इसमें काफ़ी मिथ है। अगर मैं एवरेज आदमी से बात करूँगा, मैं अभी किसी 2-3 लोगों से बात कर रहा था जस्ट आपसे मिलने से पहले, तो वो भी यही कह रहे थे क्रिटिकल इलनेस राइडर की तो कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेडिक्लेम है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि क्रिटिकल इलनेस राइडर और मेडिक्लेम में बहुत डिफरेंस है। मेडिक्लेम आपकी जो आपको डिज़ीज़ हुई है, उसके लिए जो आपकी सर्जरी हो रही है, जो आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो आपकी मेडिकल खर्चे हो रहे हैं, वो कवर करता है, राइट? पर वो सिर्फ़ उतना ही कवर करता है। पर अगर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस की वजह से आपकी फ्यूचर इनकम सफ़र करती है, मान लीजिए आपको कैंसर हो गया, मान लीजिए आपको किसी तरह की डिसेबिलिटी हो गई, आपकी फ्यूचर इनकम सफ़र करेगी। मैं हमारे ऑफिस का एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारे कलीग हैं, उनको लास्ट ईयर दे पार्किंग में ही हैड अ ब्रेन स्ट्रोक एंड ही कोलैप्स्ड, राइट? बाद में वी गॉट टू नो कि हाफ ऑफ द बॉडी इज पैरालाइज्ड। अब अगर आप उनकी फैमिली का सोचें, तो उनके लिए तो ये बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बोथ क्योंकि उनको डर है कि हाउ विल ही गेट बेटर, हाउ विल ही रिकवर, और दूसरा उनके लिए फाइनेंशियली भी काफ़ी चैलेंजिंग है, राइट? इस तरह की सिचुएशन में अगर आपके पास क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस ने तो आपके सारे एक्सपेंसेस को टेक केयर कर लिया फ्रॉम अ मेडिकल परस्पेक्टिव, बट जो आपके फैमिली के नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो कि आपकी इनकम कवर करती थी, वो क्रिटिकल इलनेस राइडर कवर करता है। क्योंकि आपको फिर उस समय एक, अगर आपने बता दिया कि मुझे क्रिटिकल इलनेस हुई है, तो आपको एक सम एश्योर्ड मिलता है। वो सम एश्योर्ड से आप अपनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस भी टेक केयर कर सकते हैं। ओके। जैसे उनकी जो आपने क्लिक का एग्जांपल दिया, मान लो उनकी सैलरी 1 लाख रुपए होती, अब वो कह रहे हैं कि यार मैं तो साल भर काम पे ही नहीं जाऊंगा, अब काम पे कैसे जाऊंगा? मेरे तो 2 साल अगर मेरा ब्रेन स्ट्रोक रह गया तो 24 लाख का नुकसान हो गया। तो अगर उन्होंने क्रिटिकल इलनेस का 25 लाख का मान लो राइडर लिया होता, तो उनकी अगर ऐसी स्थिति में 25 लाख एक मुश्त मिल जाते, तो बिल्कुल, बाकी सारी चीजें उनको हो जाती। दैट्स। बिल्कुल। और अगर ब्रेन स्ट्रोक का इलाज कराने के लिए मेरे को दवाई लगी, एडमिट हुए, सर्जरी हुई, वो कवर करेगी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। यस, और जो घर सैलरी का नुकसान हुआ, वो कवर करेगा क्रिटिकल इलनेस, यस, जो टर्म इंश्योरेंस का राइडर है। बिल्कुल। ये 3 राइडर सबको लेने चाहिए इन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टर्म इंश्योरेंस। और क्या मिस्टेक करते हैं लोग बाग हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम? क्या ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है कि यार ये गलती कर दी, अब तुम्हारा क्लेम गया? विवेक अपन ने कहा था कि झूठी इन्फॉर्मेशन देने पे क्लेम चला जाता है। और क्या कारण है जहाँ पे वो जानबूझ के गलती नहीं कर रहा, पर अनजाने में उससे हो गई और निकल गया? तो वो क्या क्या गलतियां हो सकती है? आई थिंक इसके अलावा सिर्फ एक ही गलती होती है कि आपको वेटिंग पीरियड की इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं और अगर आपको पहले से कुछ डिजीज है, इसी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ होगा, तो आपका एक वेटिंग पीरियड होता है जो इंश्योरेंस कंपनीज लगाती हैं। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज कुछ प्रोडक्ट्स में वो नहीं भी लगाती हैं, पर जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके बारे में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या मेरा इसमें वेटिंग पीरियड है, नहीं है, और कितना लंबा है। क्योंकि उस वेटिंग पीरियड के दौरान अगर आपको जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उसकी वजह से कुछ होता है, तो आपको वो कवर नहीं मिलेगा।
एक और चीज़ है, जैसे अभी इसका प्रीमियम में भी कहते हैं कि किसी की डेथ हो गई तो डेथ के बाद ऑप्शन भी पूछता है, जैसे आपके पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म में देखते हैं, हर जगह होता है। तो मैंने जैसे पॉलिसी बाजार से मैं करवाता हूँ चीज़ें, तो वहाँ से मैंने देखा तो ऑप्शन पूछता है कि भाई आपको लमसम चाहिए या मंथली चाहिए या आधा लमसम चाहिए, आधा मंथली चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है और एक मिडिल क्लास को किसकी तरफ जाना चाहिए, व्हिच इज़ मोर बेनिफिशियल? 3 ऑप्शन एग्ज़िस्ट करते हैं जैसे आपने बोला, एक होता है कि आपको एक लमसम मिल जाता है, दूसरा होता है कि आप मंथली या एनुअली इनकम ले सकते हैं, तीसरा होता है कि आप दोनों का कॉम्बो ले सकते हैं। अब अगर मैं एक आम आदमी की बात करूँ, आपको टर्म इंश्योरेंस में सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो वो पैसा मिलने वाला है, मोस्ट लाइकली उस पैसे का जो कंज़्यूमर है, उसके लिए उसका फाइनेंशियल कोशिएंट क्या है? क्या वो उस पैसे को मैनेज कर पाएगा? कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है? क्योंकि एक साथ जब आपके पास 1 करोड़ आएगा, तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप उसको कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर उनको वो समझ है, तो उनको लमसम लेना चाहिए। अगर उनको लगता है कि जो भी परचेज़ कर रहे हैं कि नॉमिनी को वो शायद वो समझ ना हो, तो सही बात है। उनके लिए वो इनकम ऑप्शन लेना काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अब मेरे हिसाब से कॉम्बो जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपको लमसम भी मिल रहा है और इनकम ऑप्शन भी मिल रहा है, तो वो बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि आपकी एक इमीडिएट लायबिलिटीज़ होंगी, आपको किसी न किसी तरह के लोन चल रहे होंगे। मान लीजिए आपने घर ले रखा है, राइट? आपका 10 लाख का लोन चल रहा है, हुँ, तो आपको 10 लाख का लोन तो चुकाना ही चुकाना सही है, बात है। राइट? क्योंकि अब आपकी डेथ हो गई है तो आएँगे रिकवरी के लिए। तो आपको अगर 10 लाख का लोन चुकाना है तो आपके पास लमसम आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके पास लमसम आ गया तो आपने वो चुका दिया। फिर आपके पास वो एक इनकम स्ट्रीम आ रही है जो आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए हेल्प कर रही है। तो दैट गेट्स टेकन केयर ऑफ। तो इसलिए मेरे को लगता है कि कॉम्बो ऑप्शन इज़ डेफिनिटली द मोस्ट बेनिफिशियल। और डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल क्वेश्चन। फॉर एब्सोल्यूटली। एग्जांपल एक कपल है, सीए हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ। अब उनके कुछ होता है तो वो जो वाइफ सी है वो संभाल सकती है 1 करोड़, तो वो लमसम ले तो बेटर है। पर मान लो अगर वो गाँव में कोई व्यक्ति है, गाँव की गृहिणी है, अब उसके पास अगर 1 करोड़ आ गए तो आस-पास वाले ही कर देंगे बराबर। तो अगर उसको मंथली इनकम मिलती है जब तक वो जीती है तो उसके लिए वो बिल्कुल, बेटर है। बिल्कुल। गॉट इट। इनसे कार इंश्योरेंस में खैर वहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया आपको ये देना ही है। ठीक है सर। तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपसे बात की, जो कि आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। अपन ने बात की टर्म इंश्योरेंस के बारे में और सबके लिए होगा। अब अपन थोड़ा पॉलिसी बाजार के इकोसिस्टम पे बात करते हैं, क्योंकि सर 70,000 करोड़ चीज़, जिसमें आप एक प्लेटफ़ॉर्म बने हुए हैं और चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो पीछे क्या-क्या होता है, वो मैं जानने में मैं एज़ अ बिज़नेस कोच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और जो होता है ना, एक बिज़नेसमैन भी बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हैं, तो वो ये देखना चाहते हैं कि यार हम छोटे बिज़नेस को सँभालने में इतना हमको इश्यू आता है, इतना बड़ा बिज़नेस सँभलता कैसे है? तो उसके पीछे के कुछ फैक्ट समझना चाहता हूँ कि ये कुछ डेटाज़ में मुझे आप बताइए कि हाउ बिग इज़ द पॉलिसी बाज़ार इकोसिस्टम? यहाँ पे मतलब कितनी पॉलिसीज़ आप करते हैं, कितनी कंपनीज़ के साथ आप जुड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें, फिगर्स में। श्योर। तो अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ तो प्रैक्टिकली एवरी कंपनी जो भी हमारी इंडस्ट्री में एग्ज़िस्ट करती है उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ही 23-24 कंपनीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं एंड वी आर वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। ओके, सिमिलरली जीआई जनरल इंश्योरेंस में भी जो भी कंपनीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं वी आर वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। ओके। अब अगर मैं बात करता हूँ कि कितने कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ 7 करोड़ कस्टमर्स हमारे पास आए थे, देखते हुए या कंपेयर करने के लिए। ओके, और अगर मैं टोटल ट्रांज़ैक्टिंग कस्टमर्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ कस्टमर्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर हमारे साथ ट्रांज़ैक्शन की होगी। तो 4.5 करोड़ के हिसाब से इसको अगर पर डे में कैलकुलेट करें तो ये लगभग 1,15,000 या 1,20,000 का फिगर आता है। तो 1,20,000 पॉलिसी ऑलमोस्ट पर डे पॉलिसी बाज़ार पे ट्रांज़ैक्ट होती है। या मतलब लगभग अपना, अगर 1 घंटे का पॉडकास्ट चलता है, 5,000 पॉलिसी होती है पर आवर। तो जब तक अपना पॉडकास्ट अगर 1 डेढ़ घंटा चल गया, तो 5,000-6,000 पॉलिसी पीछे से हो गई। या दैट्स अ वेरी बिग नंबर साहब। सर, मैं आपके मुँह से जानना चाहता हूँ कि क्या-क्या पॉलिसी बाज़ार सर्विस देता है? क्योंकि बहुत सारी सर्विस तो ऐसी है जो कि आम आदमी को पता है कि पॉलिसी बाज़ार पे पॉलिसी कंपेयर होती है साहब, या पॉलिसी ले लेते हैं साहब। ये 2 चीज़ें मोटा-मोटी सबको पता है। पर पॉलिसी बाज़ार इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है तो करना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आम आदमी को नहीं पता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे कि पॉलिसी बाज़ार एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चीज़ें करता है, क्या-क्या सर्विस देता है? तो बिल्कुल राहुल, आई थिंक अगर इस बिज़नेस को और बड़ा करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, आप उनको बहुत एक बढ़िया सर्विस दें, राइट? क्योंकि वही कस्टमर्स हैं जो आपसे फिर और प्रोडक्ट्स लेंगे, राइट? और हो सकता है वो आगे जाके और 10 लोगों से बात करें। तो यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप कस्टमर को कैसे एक बेस्ट इन क्लास सर्विस दे सकते हैं, राइट? तो उसके लिए हम, अगर आप पूछेंगे तो हम रोज़ कुछ नया करते हैं, हुँ, ठीक है? हम हमारी
काफ़ी बड़ी सर्विस टीम है जिसमें हम कस्टमर्स को मदद करते हैं, बोथ फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू आता है पॉलिसी से रिलेटेड, आपको कुछ चेंजेस कराने हैं, कुछ सवाल हैं आपके, आपका प्रीमियम पे करना है, आप कभी भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू। इनफैक्ट सो मच सो कि अगर आप पॉलिसी बाजार के कस्टमर नहीं है तो भी हम आपकी मदद करते हैं, राइट? क्योंकि हमें पता है कि मतलब वो कस्टमर हो सकता है बाद में हमारे साथ जुड़े, तो मदद तो करना ही चाहिए। एंड ये सब कर पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टेक्नोलॉजी कितना स्ट्रांग है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी का अभी क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर मुझे कुछ चेंज कराना है तो मैं कैसे कराऊं। सब कुछ ऑपरेशन से नहीं हो सकता, तो आपको टेक्नोलॉजिकली ये इंटीग्रेट करना पड़ता है विद द इंश्योरेंस कंपनी, सो दैट ये सब सीमलेसली हो सके। अगर मैं आपको अभी ये बताना चाहूँ कि आपकी XYZ पॉलिसी का कितना प्रीमियम चल रहा है, कितना प्रीमियम पेंडिंग है और उसकी क्या ड्यू डेट है, ये एक इंपॉर्टेंट पीस है जो आपको पता होना चाहिए, राइट? पर आप उसके लिए अगर पॉलिसी बाजार पे आए और मैं आपको कहूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, तो बहुत गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें हम काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, बोथ फ्रॉम ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। दूसरा सबसे बड़ा इंश्योरेंस का सत्य है क्लेम, राइट? अगर आपने क्लेम में कस्टमर की मदद नहीं करी तो यू विल एंड अप फेलिंग, राइट? एंड दैट इज वेयर वी हैव इन्वेस्टेड हेविली ओवर द लास्ट 4-5 years। एंड हम कस्टमर की क्लेम में हर सिटी में मदद करते हैं। हमारी 24/7 हेल्पलाइन है, आप उस टोल फ्री हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आप डिटेल्स शेयर कीजिए एंड हम आपकी मदद करने के लिए रेडी हो जाएंगे। हमारी 120 शहरों में लोग हैं जो आपके घर पहुंच सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल में हैं और आपको किसी भी तरह का चैलेंज आ रहा है तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हेल्थ इंश्योरेंस में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको उस समय काफ़ी स्ट्रेस है। आप अपने जो आपके फैमिली के मेंबर हैं जिनकी तबीयत खराब है, आप उनको मैनेज करें या फिर आप इंश्योरेंस के चक्कर लगाएं। सही तो बात। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इस तरह का सपोर्ट मिल पाए। और अगर मैं टर्म इंश्योरेंस की बात करूं, टर्म इंश्योरेंस में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको एक साथ बहुत बड़ा सम एश्योर्ड मिलने वाला है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे नुआंसेस हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपसे किसी तरह का पैसा एज अ कमीशन मांगने की कोशिश करें, जो कि बिल्कुल गलत है। जो अभी आपका पैसा आपने खरीदा था वो सारा आपका हक से आपका है, राइट? लीगली आपका है। तो इस तरह के सिनेरियोज को आप अवॉइड कर सकें, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करें एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दी सर्विसेज। आई थिंक अगर आप देखेंगे तो हमारे लेटेस्ट टीवी एड्स डोंट टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, वी टॉक अबाउट सर्विस। हम कैसे हमने कस्टमर्स की क्लेम में मदद करी है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दैट इज वेयर वी वांट टू बी। फिर इसमें 2-3 जो आपने बोली 2-3 क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपने कहा कि 24/7 कॉल सेंटर है, कोई भी कॉल कर सकता है। जिसने पॉलिसी ली है आपसे वो भी कर सकता है, जिसने नहीं ली है वो भी कर सकता है, राइट? या यू हेल्प एवरीवन। सेकंड आपने कहा 120 सिटीज़ में जो आपके लोग काम कर रहे हैं, तो वो कैसे फिज़िकली हम कॉल करके उनको बुलाते हैं, वो पहुँचते हैं, कैसे इकोसिस्टम क्या रहता है? एंड वो जो लोग हैं वो भी वही हैं, ये जो पॉलिसी बाज़ार के कस्टमर की मदद करते हैं, वहाँ पे भी कोई XYZ आपको कॉल करके बुला सकता है, वहाँ नहीं, पे ये सिस्टम क्या है? बिल्कुल। तो दोनों के सिनेरियोज में हम पॉलिसी बाजार कस्टमर्स और नॉन पॉलिसी बाजार कस्टमर्स दोनों की मदद करते हैं। और आप जब भी किसी सिटी से कॉल करेंगे, पहले तो हमारे सेंट्रल हेल्पलाइन पे ही आएगा एंड बेसिकली इमीडिएटली वी विल डिप्यूट अ पर्टिकुलर पर्सन जो आपके सिटी में, मान लीजिए आप लुधियाना में हैं, राइट? तो आपको लुधियाना में क्लेम कराने में कोई मदद चाहिए, तो मैं एक बंदा तभी की तभी आपको एलोकेट करूंगा। ही विल बी देयर विद इन एन आवर एंड इंश्योर कि जो भी आपका प्रोसेस है वो सॉल्व करे। एंड ही इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन फोन। तो जो भी आपकी वहाँ पे लोकल TPA के साथ आपको जो भी कोऑर्डिनेशन करना है वो सारी में मदद करता है। ग्रेट। एंड इट इज़ इन एवरीथिंग। हेल्थ इंश्योरेंस है तो भी आएगा, आपका टर्म इंश्योरेंस है तो भी आएगा, एवरी काइंड ऑफ इंश्योरेंस। एवरी इंश्योरेंस। ग्रेट सर। एक आपने कहा कि जैसे अगर पॉलिसी चेंज करानी है तो हम मदद कर सकते हैं। तो पॉलिसी चेंज वैसे तो रिन्यूअल के टाइम पे ही होती है, बीच में भी हो सकती है? रिन्यूअल के टाइम पे ही होती है पॉलिसी में। पॉलिसी में हाँ, आपको किसी तरह के चेंजेस कराने हैं, मान लीजिए आपको नॉमिनी चेंज कराना है, राइट? पहले आप अनमैरिड थे, अब आप मैरिड हैं, हाँ। आपको फैमिली मेंबर ऐड कराना है, राइट? तो फैमिली मेंबर ऐड कराना है, यू हैड अ किड, लेट्स से, तो आपको किड ऐड कराना है अपनी फैमिली पॉलिसी में, तो वो सब आप करा सकते हैं। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, वो सारे चेंजेस आपकी मदद करते हैं। और वो ड्यूरिंग द टाइम हो जाते हैं या रिन्यूअल के टाइम पे ही होते हैं? ड्यूरिंग द टाइम भी होते हैं, रिन्यूअल के टाइम पे भी होते हैं, डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी, पर दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ओके। और बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। आजकल तो इंडिया में लोग फ़ोन नंबर बदलते रहते हैं। हाँ, हाँ। अब आपको फ़ोन नंबर भी चेंज कराना पड़ सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी वो सारी मैनेज चीज़ें करना, होती हैं। सारी चीज़ें हो तो जाती नॉर्मली ये क्या रहता है कि पॉलिसी हो गई जो हो गई। एक परसेप्शन ऐसा है कि हो गई तो हो गई। अब अगर कुछ भी ऊँच-नीच आगे-पीछे है तो अगले साल ही होगी। तो भी आपने ये चीज़ नहीं बताई कि बीच में भी अगर आपको कुछ भी कराना है तो आराम से आदमी हैं। बिल्कुल। करा सकता है। ओके। और तो जैसे अभी मैं इसको एक बार समराइज़ अगर करूँ,
मुझे अगर पॉलिसी कंपेयर करनी है कि मेरे को टर्म प्लान लेना है, तो कौन-सा प्लान बेटर है ये देखने मैं पॉलिसी बाज़ार पे आ सकता हूँ। फिर मेरे को अगर बाय भी करना है, तो मैं पॉलिसी बाज़ार पे आ सकता हूँ। फिर अगर मुझे उसमें चेंज कराना है, तो मैं पॉलिसी बाज़ार पे आ सकता हूँ। और अगर मुझे क्लेम उठाना है, तो भी मैं आ सकता हूँ। यानी एंड टू एंड जो भी जर्नी है, आई कैन गेट हेल्प इन दैट इवन इफ आई एम द कस्टमर और आई एम नॉट द कस्टमर। सर तो मतलब जो कस्टमर के लिए तो देखो इट्स अ कस्टमर सर्विस, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, बट जो नॉन कस्टमर के कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी बिग सर्विस आई वुड से। ग्रेट। ओके, तो सर ऐसा है कि जैसे इंडिया में कोई भी चीज़ अगर सफल आती है, तो कॉपीज़ तो उसकी बन जाती है। अगर कोई भी आदमी कुछ लॉन्च करेगा तो उसके पीछे 5-6 प्लेटफ़ॉर्म आ जाते हैं। सो बस पॉलिसी बाज़ार जब से लॉन्च हुआ है, तब से वो डोमिनेट करता हुआ चल रहा है अभी भी। सो आप क्या कहेंगे, क्या कल्चरल बेसिस पे बोलें या यूएसपी, क्या यूएसपी ऐसी बोलें, टेक्नोलॉजी बोलें या जो भी बोलें, जिसकी वजह से वो आज भी नंबर 1 है, या बाकी सब जो अदर लोग आए हैं, अदर कंपनीज़ है, कॉम्पिटिशन है, उनसे डिफरेंट है? आई थिंक इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो क्रिटिकल होती हैं। एक होता है कि आप किस तरह से अपना डेटा एनालाइज़ करके आप कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनीज़ की मदद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपना डेटा एनालाइज़ करके आप पुराने हैं, तो आपके पास डेटा की पावर है, राइट? तो वो एनालिसिस करके आप बहुत तरह से कस्टमर्स का आसान कर सकते हैं जर्नी। आपको पता है कि कस्टमर को किस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको कैसे सिम्प्लीफाई करें। आपको पता है कि कस्टमर को किस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब जैसे क्लेम है, राइट? हमेशा से तो हम नहीं ये करते थे। हमने भी समझा कि कस्टमर्स को बहुत तरह की प्रॉब्लम आती हैं, कुछ लोकली प्रॉब्लम आती हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आपको आज की डेट में क्लेम के अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आपको कुछ हो जाता है, तो आप एक डेथ सर्टिफ़िकेट भेजेंगे, आपको हो सकता है कि एफआईआर वगैरह भेजनी पड़े। अब ये सारी चीज़ें आप जब स्कैन करके भेजेंगे, राइट? हो सकता है कि वो आप आपके हिसाब से तो आपने भेज दिया इंश्योरेंस कंपनी को, पर वो क्या इंश्योरेंस कंपनी को रिसीव हो गया है? कई जगहों पर साइज़ लिमिट्स होते हैं। जब आप स्कैन करते हैं, हुँ, तो वो डॉक्यूमेंट की लिमिट हो सकता है कि उस स्कैन जो साइज़ की लिमिट है, उसको क्रॉस कर जाए, राइट? तो हो सकता है कि कभी इंश्योरेंस कंपनी को मिला ही ना हो। आपको लग रहा है कि आपने क्लेम फाइल कर दिया है, पर वो मिला ही ना हो। अब इस तरह की चीज़ें, इस तरह की फाइंडिंग्स एज़ पॉलिसी बाज़ार हमें पता है, हमने समझा है, तो हमने उन सारी चीज़ों को सॉल्व करा है। इसलिए ही हमने इंश्योर किया है कि हमारे पास ऑन ग्राउंड सपोर्ट भी है। अगर किस तरह कभी किसी को डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत पड़े, तो हम वहाँ से कलेक्ट भी कर सकते हैं, राइट? सेम आपकी प्रॉब्लम है कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी वो इनसाइट्स दे पा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ को किस तरह के इनसाइट्स चाहिए? वो ये जानना चाहते हैं कि कस्टमर को किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, राइट? क्या प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर माँग रहा है? अगर आप वो इनसाइट उनको दे सकते हैं और वो उस तरह से अपने प्रोडक्ट्स मॉडिफ़ाई कर सकें या न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकें, वो बहुत पावरफुल है, राइट? आपको दिखेगा कि बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स पॉलिसी बाज़ार पे पहले पायलट होते हैं। ओके, व्हाई? बिकॉज़ इंश्योरेंस कंपनीज़ अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट कि ये बिल्कुल एक न्यूट्रल कस्टमर डिमांड प्लेटफ़ॉर्म है, राइट? दैट इज हाउ आई थिंक वी आर एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि अगर आप कस्टमर की सर्विस कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ इट. Second, I think we are all very passionate about it. We feel that insurance is important, and hence, मतलब business तो is an outcome, but feeling passionate about it कि हाँ मतलब everybody should be insured. अगर आप हमारा tagline देखेंगे, हर family होगी insured. We believe in it. In fact, if you see the IRDAI's vision, it is insurance for all by 2047, right? That is exactly what we abide by because we feel that is super critical. तो abiding by that automatically ensures कि आप continuously कुछ ना कुछ कर रहे हैं to improve and ensure कि आप customer focused हैं. ग्रेट सर। सर इसमें एक चीज़ है मेरी, जैसे अभी जैसे आप पैशनेट है, आपका पैशन दिख रहा है मुझे, आई कैन फील। और वो चीज़ जब पॉलिसी बाज़ार की मार्केटिंग हो, चाहे पॉलिसी बाज़ार की टैगलाइन हो, या जो फाउंडर्स के इंटरव्यू हम सुनते हैं, या आपसे बात करके जो महसूस हो रहा है, सो व्हाट इज़ द इनसाइड कल्चर एट पॉलिसी बाज़ार? मतलब मैं पॉलिसी बाज़ार भी आपके ऑफ़िस आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे जब मैं जाता हूँ या किसी से बात करता हूँ, तो वो जो ऑल पैशन उनके अंदर है, क्या कल्चर है पॉलिसी बाज़ार का इंटरनली? जैसे भी आपने कहा आप लंबे समय तक यहाँ पे रुके हुए हैं, तो इतने लंबे समय तक अगर अपन रुके हुए हैं, फ्यूचर विज़न है, तो यहाँ पे इंटरनल कल्चर क्या है? क्या प्रैक्टिस है जो आप फॉलो करते हैं जिससे हर एक एम्प्लॉयी पैशनेट बना हुआ है? I think Policy Bazaar is a very meritocratic organization. तो आप अगर आप अच्छा करते हैं और आप डिजर्व करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी तरह अप्रिशिएट किया जाता है, एंड दैट इंश्योर्स कि आप लंबे टाइम तक टिके रहें और आप कंटिन्यूसली कुछ नया और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहें. इनफैक्ट मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैं 3.5 साल हो गए हैं, बट अगर आप पॉलिसी बाजार में लोगों को देखेंगे, एवरेज टेन्योर इज मच हायर देन दैट. लोग 10-12 साल बहुत आराम से यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि दे फील पैशनेटली अबाउट इट एंड दे फील रिवॉर्डेड अबाउट इट. एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर. इफ अगर आपको लगता है कि आपके पास ओनरशिप है, आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ आपको लगता है कि सही है, चेंज करनी चाहिए, और आप वो चेंज कर पा रहे हैं,
और आप उसके लिए रिवॉर्ड भी हो रहे हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट अ फुलफिलिंग वर्क लाइफ इज ऑल अबाउट। मतलब डेमोक्रेटिक है, ऐसा नहीं बॉस ने कहा वही होगा। आप भी अगर अच्छा सजेशन देंगे बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, सुना जाएगा, और अगर इम्प्लीमेंट होकर फ्रूटफुल होता है तो रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। ग्रेट। तो डेमोक्रेटिक चीज है तो देखो आदमी रुकना पसंद करता ही है। तो सर एक और चीज थी, जैसे इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस ले रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत सारी अच्छी चीजें की। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने दो चीज बताई कि कंपनी को भी बेनिफिट ऐसे मिल रहा है कि एक तो उसको आप सजेशन दे पा रहे हैं डेटा के माध्यम से कि देखो जी ये जो चीज तुमने लॉन्च की है ये कस्टमर पसंद नहीं कर रहा, इसको चेंज करो, ये तुम बहुत ज्यादा ले रहे हो इसको कम करो, या ये वाला फीचर डालोगे तो ये चीज चल जाएगी। तो सारे पैलेट हो रहे हैं। और कौन कौन सी ऐसी सर्विस मैं अगर ऐसे बोलूंगा जिससे कंपनीज को आपके साथ जुड़ के मजा आता है, अदर देन डेटा इनसाइट एंड ऑल? तो राहुल, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अगर इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान से बचा सकें तो आपके साथ जुड़े रहेंगे, राइट। और नुकसान जो अवॉइडेबल नुकसान होता है वो अवॉइडेबल नुकसान होता है फ्रॉड, राइट। आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि किसी भी तरह का फ्रॉड आप बचा सकें, राइट। तो वी डू अ लॉट ऑफ एनालिटिक्स एंड वी यूज टेक्नोलॉजी वेरी इफेक्टिवली टू इंश्योर कि किसी भी तरह का फ्रॉड हम आइडेंटिफाई कर सकें और इंश्योरेंस कंपनीज को हाईलाइट कर सकें, सो दैट अगर आप अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेट की आप जैसे बात कर रहे थे, अगर आप वो देखें तो कंपनीज का 95%, 99%, 99.7% इस रेंज में भी पहुंच गए हैं। पर वो क्या है जो रह जाता है? ऑब्वियसली कुछ है जिसमें कस्टमर कुछ गलती कर देता है, पर वो बहुत कम है। मेजॉरिटी है जिसमें किसी तरह का फ्रॉड अटैक हुआ है और वो इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे कर रही। पर आप सोचिए कि कितने सारे ऐसे होते होंगे फ्रॉड जो पे भी हो जाते होंगे, राइट। अगर आप उसमें इंश्योरेंस कंपनी की मदद कर पाए तो डेफिनेटली आपने उनके लिए कुछ हेल्पफुल किया है। और जब क्लेम सेटलमेंट के लिए आप आगे बढ़ते हैं, हेल्प करते हैं, तो अगर जो जेन्युइन केस होता है उसका करा देते हैं, कस्टमर खुश है, कंपनी को भी इश्यू नहीं है। पर जो इंजेन्युइन केस है आप अलर्ट कर सकते हैं, रेड फ्लैग कर सकते हैं कि भैया ये गड़बड़ है, देख लेना। और अगर जब आप फ्रीक्वेंट बेसिस पे करते हैं तो मोडस ऑपरेंडी भी क्लियर होती है कि सपोज इस केस में इस आदमी ने ये किया है, तो अगली बार ये वाली चीज हमेशा चेक कर लेना। तो हर बार जब आप करते हैं तो उसको नुकसान से भी आपने बचाया, डेटा भी दिया, प्रोडक्ट भी किया, तो यार मतलब जितना ज्यादा आप कस्टमर की मदद कर रहे हैं उतनी ही लगभग कंपनी की भी मदद हो तो रही है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको और फ्लेवर देता हूँ राहुल, क्योंकि प्लीज आई डोंट वांट टू कुछ सर सेंड। एनेक्डोट दें इसमें, जैसे कुछ स्टोरी टाइप जो हाँ, आप तो मैं इसमें कह आपको सके। हाँ। आई डोंट वांट टू गिव अ रॉन्ग एग्जांपल हियर। सी, अगर आप कोविड की बात करें तो कोविड में ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट कोटेड नंबर है कि कितनी डेथ्स हुई थी, बट आई बिलीव कि देयर वुड हैव बीन एडिशनल डेथ्स व्हिच वुड हैव हैपेंड। अब उस दौरान एक चीज जो बहुत होने लगी थी वो ये होने लगी थी कि ऑलरेडी डेड लोगों की पॉलिसी खरीदी जा रही थी, राइट। एंड प्रोसेस को गेम किया जा रहा था जिससे कि आप बाद में क्लेम पा सकें। अगर आप उस समय इंश्योरेंस कंपनीज की मदद कर सकें, क्योंकि ये फ्रॉड है, राइट। इसमें कुछ इंजेन्युइन की बात भी नहीं कर रहा सही मैं, बात है। ये एक आम आदमी से मतलब नहीं है। दिस ये इज बस हाँ। नॉन लॉ अबाइडिंग सिटीजन की बात कर रहा हूँ। नॉन लॉ अबाइडिंग है जो किसी तरह का फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, क्रिमिनल फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। उसके अगेंस्ट अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकें या उनको हाईलाइट कर सकें तो वो काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि वो एक बार में खाली कर सकता है, राइट। अगर आप टर्म इंश्योरेंस की बात करें, अगर आपको 10,000 रुपए देके 1 करोड़ मिलने वाला है और ऐसी 100 पॉलिसीज हो गई तो 100 करोड़ जा सकते हैं, राइट। सही बात। बड़ी बड़ी कंपनीज का दिवाला निकल सकता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह की चीजें अवॉइड कर पाए। क्यों जमा तो बूंद बूंद करके हो रहा है और लेते टाइम वो पूरा गड़ा ही ले जाता है। ग्रेट। तो सर अभी आपकी चीज़ मार्केटिंग हमने देखी, काफी इनोवेटिव मार्केटिंग वगैरह करते हैं। तो इस पे कोई रिगार्डिंग जैसे इसकी प्लानिंग कैसे क्या होती है, इंटरनली क्या होता है, या कुछ भी एक एनेक्डोट की जब आपने अलग अलग एड्स किए तो उसके पीछे क्या मेंटेलिटी थी या क्या विजन के साथ उसको कर रहे हैं, उस पर कुछ एनेक्डोट या कुछ बताना चाहें, शेयर कर सकें? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट हमको लगता है इंश्योरेंस में कि आपको एक हार्ड हिटिंग मैसेज कस्टमर को बताना जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने अभी तक बात करी कि अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, राइट। तो जब तक कि वो एक हार्ड हिटिंग मैसेज नहीं होता है तब तक कस्टमर को रियलाइज नहीं होता है कि यार ये मेरे साथ भी हो सकता है। कि एक दो एड में तो यमराज भी लेके आ गए थे आप। बिल्कुल। वो अक्षय कुमार यमराज का ही गेट पे लेके बैठते हैं। तो वो हार्ड हिटिंग मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट वी ऑलवेज ट्राई टू डू। तो हम मार्केटिंग टीम के साथ हमेशा जब भी हमारे डिस्कशन होते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि वो हार्ड हिटिंग मैसेज हम बता पाए कस्टमर्स को, सो दैट दे वेक अप एंड दे बिकम अवेयर कि हाँ, हमें हमारे पास भी ये प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ग्रेट। एक सर जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की, अगर इतने लोगों की मदद करनी है तो टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, और ऑब्वियसली आपकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है तभी आप पर घंटे की 5,000 पॉलिसी कर पा रहे हैं और बाकी सबकी मदद कर पा रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है कि अभी से जैसे जब से पॉलिसी स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक कौन कौन से ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव आप लेके आए कि अगर मैं ट्रेंड्स को बताऊं कि पहले यार ये होता ही नहीं था, फिर ये होने लगा, ये पहली बार हम नहीं किया,
फिर ये वाली चीज़ जो आप आज देख रहे हैं, ये सबसे पहले पॉलिसी बाज़ार लेके आया था। ऐसे कुछ ट्रेंड्स आप अगर आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ? तो ऐसे मल्टीपल स्टेजेस हैं, अगर मैं शुरुआत से बात करूँ तो, कि पहले हम एंड टू एंड ट्रांजैक्शन अपने एंड पे नहीं करते थे। अभी तो हम एंड टू एंड क्लेम तक करते हैं, पर ओके। पहले हम एंड टू एंड ट्रांजैक्शन अपने एंड पे नहीं करते थे। अब हम ऑब्वियसली, आप पेमेंट भी पॉलिसी बाजार के साथ, आपके लिए पॉलिसी बाजार मैटर करता है और आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो मैटर करता है। आपको किसी और थर्ड पार्टी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? एंड दैट इज अ इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस थिंग फॉर द कस्टमर। अगर हम और चीज़ों की बात करें, हमने कोविड के दौरान एक एक टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी जिसमें हमने कहा कि अगर कस्टमर को इंश्योरेंस लेना है तो घर बैठे व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस अ वीडियो कॉलिंग फंक्शनैलिटी, राइट? तो आप कस्टमर के साथ, उस समय काफ़ी बूम आया था वीडियो कॉलिंग में, तो वी ऑल्सो लॉन्च द वीडियो कॉलिंग फंक्शनैलिटी। तो आज की डेट में हम ऑलमोस्ट कस्टमर के साथ वीडियो पे कनेक्ट करते हैं। हम एज एन एडवाइजर वी प्रेजेंट कि आपको क्या क्या प्लान लेना चाहिए, कौन सा सही प्लान है आपके लिए, एंड कस्टमर उस पर फिर परचेज करते हैं, विच इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। बिकॉज दो चीज़ें ऊपर ही हैं, एक आपको आप वही समझ रहे हैं जो आपको एजेंट समझा रहा है, आपको जो सही एडवाइजर बात है। समझाने की कोशिश कर रहा है, आप वो फॉलो कर पा रहे हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, एक बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट? तो आपके लिए वो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अपने फ्यूचर आपके ना होने के बाद की पॉलिसी ले रहे हैं एक एक प्लेटफॉर्म से, तो ट्रस्ट होना तो इम्पोर्टेंट है, भी अनजान आदमी से वो भी जानते नहीं अनजान हो आदमी से। और सिर्फ़ एक आवाज़ के भरोसे लेना रिस्की है। तो अगर फिर वीडियो कॉल पे हो रहा है तो आदमी को ट्रस्ट आता है कि बिल्कुल, हाँ, यार मेरे जैसा है, बात कर रहा है, बात समझ रहा है, ऑल्सो हैज़ इमोशन, फ़र्क बिल्कुल। पड़ता है। तीसरी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि कस्टमर के लिए नहीं बट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया, फ्रॉड मैनेजमेंट, राइट? अब इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसके बेसिस पे हम इंश्योरेंस कंपनीज को बता पाते हैं कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड है, राइट? हुँ। अब ऑब्वियसली वो सब बातें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हाँ, देन दोस फ्रॉडस्टर्स विल एंड अप यूजिंग इट। हाँ। बट या दैट्स द की टू इट, राइट? तो वो सारी चीजें पता कर पाना, एंड क्योंकि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमारे पास वो सारी जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या चीजें एक फ्रॉडस्टर कर रहा है वो ट्रैक हो रही है, राइट? वो सारी टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ही कर सकता है, तो हम हुँ। बता पाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि देखिए यहाँ पे कुछ फ्रॉड हो रहा है, एंड ऑब्वियसली दैट हेल्प्स अ लॉट फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। और सब प्लेटफ़ॉर्म पे तो एक और चीज़ होती है ना, भई सबसे में आपके पास डेटा है, डेटा इज़ द सुपर पावर। तो वो तो आप ये से कि एक कस्टमर आया, उसने ये डिटेल भरी, इस पेज पे आके 70% कस्टमर ड्रॉप हो जाते हैं साहब। तो ये पेज पे क्या है बोले से, इस पेज पे राइडर है। तो बिल्कुल। यार आदमी राइडर पे कन्फ्यूज़ हो रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड। तो तुम राइडर पे काम करो साहब, इसको और ट्रांसपेरेंट करो, इसको और क्लियर करो, इस पे अवेयरनेस लाओ, इस पे ऐड चलाओ। तो यू कैन टेल मी कि भैया ग्राहक को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है, कहाँ अटक रहा है, किस ऑप्शन की मतलब कहाँ वो क्लिक कर रहा है, कहाँ वो क्लिक नहीं कर रहा। यू कैन ऑल्सो हेल्प इन दैट। ग्रेट। सर अपन कुछ ट्रेंड्स की बात करते हैं। जैसे पिछले 10 साल में अगर मैं बात करूँ, मुझे जस्ट जनरली पिछले 10 साल या 20 साल की बात करें अपन, कि 2014 या 2000 सन 2004 और आज 24 में क्या चेंजेस आए हैं पॉलिसी लेने के तरीके में, इंडियन पब्लिक की सोच में? क्या कुछ ट्रेंड्स आप देख सकते हैं? आई थिंक पिछले 10-20 साल में जो सबसे मेजर चेंज आया है वो है द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, जिसकी वजह से आप एक ट्रांसपेरेंटली कंपेयर कर पाते हैं और अपने लिए पॉलिसी ले पाते हैं। पहले अगर आपको पॉलिसी लेनी होती थी, आपको किसी एक एजेंट को अप्रोच करना पड़ता था, और वो एजेंट आपको पता भी नहीं होता था कि कहाँ है, राइट? आपको किसी ना किसी को रिलेटिव से बात करनी पड़ती थी, ढूंढना पड़ता था कि कौन एजेंट है, और उसके बाद आप जाते थे और फिर आप एक पॉलिसी ले पाते थे। इट वॉज नॉट लाइक अ टिपिकल प्रोडक्ट। अगर आपको जैसे साबुन लेना है, राइट, तो आप मार्केट जाते हैं, आप देखते हैं कौन कौन सा साबुन है, उसमें क्या क्या है, क्या क्या प्राइसेस हैं, उसके बेसिस पे आप ले पाते हैं। वो एक ट्रांसपेरेंसी और एक कंपैरिजन एक एग्जिस्ट नहीं करता था, और वो एक काफ़ी बड़ा बदलाव आया, क्योंकि हर कस्टमर आज की डेट में चाहता है कि वो ये चीज़ें देख पाए, कंपेयर कर पाए, चाहे वो खरीदे कहीं से भी, हुँ, पर वो देख पाए या कंपेयर कर पाए, राइट? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इज द की। वो नहीं चाहता कि मुझे किसी भी तरह से अ, अज्ञात होते हुए कुछ डिसीजन लेना पड़े। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो मुझे लगता है कि आया है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द इंश्योरेंस बायर्स इन इंडिया come to Policy Bazaar or a relevant platform to compare, right? And that is very powerful. That is what technology is all जब about. कंपैरिज़न हो गया तो एक कंपनियों को भी जो कहता है कि कंपनियाँ जो मनमर्जी चार्ज कर रही थी, वो मनमर्जी थोड़ी बंद हुई है या मतलब अवेयरनेस थोड़ी बढ़ी है। जैसे मुझे ध्यान है सर, मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था संजीव सर का, संजीव बिखचंदानी जी, जो ही वाज़ द फर्स्ट इन्वेस्टर इन पॉलिसी बाज़ार। तो पहला इन्वेस्टमेंट कैसे किया, जो फाउंडर है यशीश जी, ही वेंट टू संजीव बिखचंदानी जी एंड सेड कि आप जो भी कार इंश्योरेंस पे कर रहे हो ना,
वो मैं गारंटी लगा के कह सकता हूँ कि 60% ज़्यादा दे रहे हो। तो उन्होंने कहा, यार कैसी बातें कर रहा है, तू पागल है क्या? सरकारी कंपनी से लिया है मैंने, बहुत देख-दाख के लिया है, मेरे अच्छे दोस्त से लिया है, एकदम बढ़िया इंश्योरेंस है, दे तो रहा हूँ। उसने कहा गारंटी ले लो। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है बताओ। तो फिर उन्होंने बैठ के 4-5-6 जगह कंपेयर किया। तब पता चला कि इस ऑप्शन दिखा है कि यार जो तुम्हें इंश्योरेंस दे रहे हो, तुम दे रहे हो मान लो 10,000, तो यही चीज़, यही पॉलिसी 6,000 में किसी और जगह अवेलेबल है। देन ही कट द फर्स्ट चेक एंड पॉलिसी बाज़ार स्टार्टेड। तो पॉलिसी बाज़ार तो स्टार्ट ही कंपैरिज़न से हुआ था। तो पहली बात है कि जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी 10 साल पहले, ट्रांसपेरेंसी आई है। पहले जो कहते हैं कि कोई कुछ भी चार्ज कर लेता था, किसी को कुछ पता नहीं था। पहले एजेंट ज़रूरी था, अब एजेंट ज़रूरी नहीं है। और क्या चेंजेस अपन आई बोलो? थिंक दूसरा है एक जो फाइनेंशियल रेवोल्यूशन हुआ है इंडिया में, वेयर कस्टमर्स फील सेफ कि ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बिकॉज अगर डिजिटल आप पेनिट्रेशन बढ़ा है ना? डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत बड़ा है, Right. ऑब्वियसली मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ा है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ा है, एंड आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का भी जो डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी यूजफुल है, बिकॉज दैट हेल्प्स ब्रिंग द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी टू द कस्टमर। ग्रेट। तो सर जैसे अगर मैं एज वाइज बात करूँ कि पहले जो मिलेनियल्स थे या हमारी ओल्ड जनरेशन थी, वो ज़्यादा पॉलिसीज़ वगैरह लेती थी, हमारा जेन ज़ी नहीं लेता है, या पहले वो लोग कम लेते थे, जेन ज़ी ज़्यादा ले रहा है? व्हिच कैटेगरीज़, जेन ज़ी का क्या चेंजेस आया जेन ज़ी के आने से आई थिंक पॉलिसी मोर एंड बनते मोर हुए? जेन ज़ी आर नाउ बाइंग ओके, इंश्योरेंस पॉलिसीज। ऑब्वियसली पहले वो नहीं बाय करते थे। पहले अगर मैं अपने अपने आप से रिलेट करूं तो पेरेंट्स या पेरेंट्स के रिलेटिव्स कुछ सजेस्ट करते थे और आप उस हिसाब से ले लेते थे, राइट? आप अपना दिमाग नहीं लगाते थे। अब आई फील दैट द जेन जी इज वेरी अवेयर एंड दे आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू इंश्योर कि दे डू देयर रिसर्च देमसेल्व्स, दे टेक ओपिनियन फ्रॉम एवरीबडी, बट दे डू देयर रिसर्च देमसेल्व्स, एंड दैट इज द बिगेस्ट चेंज दैट वी आर ऑब्जर्विंग। ओके, ग्रेट। और जैसे अमाउंट साइज़ की बात करें आप टर्म इंश्योरेंस पे कि आपके पहले से आज के 5 साल पहले एवरेज टर्म इंश्योरेंस जो आदमी लेता था, वो कितने रुपए का या कितने लाख का लेता था, और अभी वो अमाउंट बढ़ा है, घटा है, मेंटेन्ड है, क्या है? ओह! ये तो काफ़ी इट इज़ लिंक्ड टू इन्फ्लेशन, राइट? आप ओके, जैसे-जैसे आप देख रहे हैं कि अगर मैं 10-20 साल की बात करूँ, अ, मैं टिपिकल एग्ज़ाम्पल, आप अपने पेरेंट्स की इनकम और अपनी इनकम देखेंगे तो स्टार्टिंग सैलरीज़ ही बहुत डिफरेंट है, राइट? सही बात और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन, राइट? इन्फ्लेशन हो रहा है, ऑब्वियसली एवरेज अर्निंग कैपेबिलिटी इज़ इंक्रीज़िंग एंड एक्सपेंसेस आर ऑल्सो इंक्रीज़िंग। उसी वजह से सम एश्योर्ड में भी वो चेंज दिखता है। पहले 25 लाख 50 लाख लेने वाले बहुत कस्टमर्स होते थे। अब वी और सी, लगता भी बहुत था कि 25-50 लाख तो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट ले लिया। अब 1 करोड़ भी कहते हैं ठीक है, एक तो बेसिक है, इससे चालू करते in हैं। fact, almost 30% of our buyers buy more than 1 crore, right? So that is more than 2 crore actually. So that is how the Indian population is evolving, and they understand कि भाई जिस तरह के expenses होने वाले हैं, और जैसे आपने भी बोला कि अगर मेरे आज के सालाना expenses 10 लाख हैं, right? Which is very normal. सालाना 10 लाख expenses मतलब 1 लाख का expense in a metro city, 1 लाख का monthly expense अगर आप 4 लोगों की family हो, बहुत आराम से हो जाता है। तो अगर आपके 10 लाख के एक्सपेंस हैं, मैं बेसिक इन्फ्लेशन मानूँ, 10 साल बाद वो डबल हो जाएँगे, राइट? तो पहले 10 साल के एक्सपेंसेस 1 करोड़, अगले 10 साल के एक्सपेंसेस भी बात करें तो 20 लाख 10 साल के लिए 2 करोड़। तो आपको 3 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहिए, राइट? दैट इज़ द बेयर मिनिमम यू वांट अगर आपकी एनुअल एक्सपेंसेस सिर्फ 10 लाख है। तो वो आई थिंक कस्टमर समझता है, और उसकी वजह से वी सी दैट हायर सम एश्योर्ड इज़ गेटिंग परचेज्ड। तो एनुअल जैसे भी आपने इस एग्ज़ाम्पल्स को अगर मैं कनेक्ट करूँ तो जिसकी 10 लाख की इनकम है, उसको 3 करोड़ का इनकम लेगा तब जाके कह सकता है कि मैं 20 साल के लिए इंश्योर हुआ कि मेरे 20 साल के खर्चे निकल जाएँगे। इनकम का कितना टाइम्स तक आदमी को लेना चाहिए? या कितने तक का मिल जाता है? इनकम के 15 से 20 गुना आपको मिल जाता है। ओके, 10 गुना तो मिनिमम आपको लेना चाहिए, राइट? अगर मैं वही 10 लाख वाला एग्जांपल लूँ तो उस कस्टमर की अगर 10 लाख के एक्सपेंसेस हैं, उसके मोटा-मोटा इनकम होगी 20 लाख, हुँ, 25 लाख, राइट? तो 10 गुना 2 करोड़, 2.5 करोड़ इज़ व्हाट द नंबर लैंड्स अप एट, एंड हेंस उतना तो आपको मिनिमम लेना चाहिए। ग्रेट। तो सर ये जो अपने पेनिट्रेशन की बात कर रहे थे टर्म प्लान की, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की, तो ये जो है आपका या रूरल एरियाज़ में बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, या कैसा है? मतलब अर्बन एरिया में तो आई थिंक लोग बाग समझदार हैं, जो भी बहुत ज़्यादा लर्नेड है, ले लेते हैं, कहीं न कहीं अवेयरनेस मिल जाती है। रूरल एरियाज़ में या टियर 2 में, टियर 3 में ये पेनिट्रेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? एब्सोल्युटली टियर 2, टियर 3 का कंट्रीब्यूशन काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इट इज़ ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन टियर 1, एंड ऑब्वियसली बिकॉज़ वहाँ पे अवेयरनेस अब धीरे-धीरे फैल रही है, दे अंडरस्टैंड। ऑल्सो द पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल एक्सेस, राइट? अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है, आपके पास
डिजिटल पेमेंट टूल्स हैं, तो आपको उस वजह से भी फ़ायदा मिलता है। तो आई थिंक दैट इज़ हेल्प्ड द कस्टमर्स अ लॉट। अब सर एक और चीज़ मैं कुछ एमएसएमई के नज़रिए से आपसे पूछना चाहता हूँ कि भई एक जैसे आप हेड कर रहे हैं, अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं, जो टर्म इंश्योरेंस जिसको आप मैनेज करते हैं? If I include all the sales teams and the service teams, this will be around 2,500 people. 2500 पीपल। द क्वेश्चन इज़ दैट कि अभी हमारे एमएसएमई कहते हैं सर 25 एम्प्लॉयी संभालना होता है तो हमारी टेंशन हो जाती है, कैसे करें? तो अभी आप संभाल रहे हैं 2500 लोग, तो व्हाट आर द टीम मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट यू डिप्लॉय और एन एमएसएमई कैन लर्न कि भाई ये टीम मैनेजमेंट टेक्निक है जिससे वो अपना टीम का मैनेजमेंट बेटर कर सके, या इंटरनल कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं? वो आई वुड लाइक टू लर्न कि इतने सारे लोग आपसे सीख सके। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्लैरिटी कैसे ड्राइव करते हैं, क्योंकि अगर आपने जो आपका गोल है, आपने उसकी क्लैरिटी अगर ड्राइव कर दी अपनी टीम में, तो दे विल अंडरस्टैंड कि हम क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमारा गोल है, और उसकी तरफ वो फिर मोटिवेट हो जाएंगे। दूसरा होता है कि आप उनको कितना ओनरशिप दे रहे हैं, कितना फ्रीडम दे रहे हैं, राइट? अगर आप उनको मोटिवेट करते हैं और आप उनको फ्रीडम देते हैं कि हाँ, जो आप कर रहे हो आई बिलीव इन इट, ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, कोई बात नहीं, अगली बार ठीक कर लेंगे। पर वो एक ट्रस्ट अपनी टीम में देना और उनको मोटिवेट करना, आई थिंक दैट इज द की टू मैनेजिंग अ टीम एंड गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम द टीम। एंड सर इतनी दिनों की टीम मैनेज कर रहे हैं, इतना आपका पोर्टफोलियो है, तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि जैसे अभी आपने बोला एक पॉइंट में, इससे पहले जो आपने कहा ना कि एम्प्लॉय को विजन से कनेक्ट करो और उनको फ्रीडम दो, ये दोनों ही चीजें एमएसएमई नहीं करता। वो अपना विजन अपने पास शेयर नहीं करते, छुपा के रखते हैं कि अच्छा मैं भी 10 करोड़ पे हूँ, 25 करोड़ जाना चाहता हूँ, किसी को बताऊंगा नहीं, नजर लग जाएगी, पहले जाऊंगा फिर बताऊंगा, मैं एडवांस में क्यों ढिंडोरा पीटूं। तो विजन से कनेक्ट नहीं करते। दूसरा, विजन बाई चांस शेयर भी कर दिया तो फ्रीडम नहीं देते, बोले हर काम मेरे से पूछ के करो, मैं बताऊंगा, मैं करूंगा। तो ये दो डिफ्रैक्शन जो दिख रहा है कि अगर आपने विजन से कनेक्ट करके छोड़ दिया तो आप 25 हो गया, 25,000 आदमी भी अल्टीमेटली आदमी संभाल सकता है, और नहीं किया तो 25 आदमी भी संभालना भारी है। अब इसी चक्कर में वो 10 से 12 घंटे लगा रहता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे मैनेज करते हैं? दैट इज अनदर क्वेश्चन आई वुड से। आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस अपने आप मैनेज हो जाता है, आपको अच्छा। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन, राइट? अभी हमने बात करी कि लोग 10-10 साल से जुड़े हुए हैं पॉलिसी बाजार के साथ, तो इट्स अ मैराथन। अगर आपको मैराथन दौड़नी है, तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एंड्योरेंस बिल्ड करनी है। हम्म। अगर आपको एंड्योरेंस बिल्ड करनी है, तो आपको अपनी वर्क लाइफ बैलेंस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बर्न आउट हो गए, तो आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाएंगे। आप 100 मीटर स्प्रिंट में थक जाएंगे और उसके बाद आप आगे भाग नहीं पाएंगे। तो एक नारायण मूर्ति जी का स्टेटमेंट था कि यार वीकली इंडिया जैसे स्टेट पे 70 आवर्स काम करना चाहिए, तो उस पे क्या है वो कि वहां पे तो बर्नआउट ही है। वो तो खुद ही कहते थे कि भाई जैसे वो अपने इंसिडेंट्स कहते हैं कि मैं, सुधा मूर्ति जी कहती है महीने में 25 दिन थे, बाहर ही रहते थे, तो वो कहते हैं आई बिल्ड दिस मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी वाज अ वर्ड लाइक दैट एंड एवरीवन शुड वर्ड लाइक दैट। तो उस पे क्या ओपिनियन हुआ आपका? उसमें मेरा ओपिनियन है कि हर बंदे का अपना एक कैलिबर है, राइट? और Okay. इट इज टोटली डिपेंडेंट कि आप कितने स्मार्ट हैं और आपका कितना स्पीड है। उसके बेसिस पे आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि दैट इज हाउ द आउटपुट विल कम इन। मेरा बिलीफ है कि काम होने से मतलब होना चाहिए। काम हो रहा है तो वो चाहे 2 घंटे में हो, चाहे 15 घंटे लगे, काम इंपॉर्टेंट है। जब काम है तो काम है, चाहे वो 18 घंटे क्यों ना लगे, और हो सकता है कि 2 घंटे में भी हो जाए। इट्स ऑल दैट इज अबाउट व्हाट मैटर्स। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, मुझे काम करके दो। बिल्कुल तुम चाहे 8 घंटे लगाओ चाहे 18 घंटे लगाओ, बिल्कुल। इच्छा तुम्हारी है। और मुझे इस तरह का बर्नआउट वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं पर्सनली उसका विक्टिम भी हूँ, इसलिए कि बहुत ज्यादा काम करने से जब आदमी बर्नआउट हो जाता है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। तो इससे अच्छा पहले आप बर्नआउट हो रहे हो, उससे पहले ही आप कुछ कर लो तो बेटर है। अब सर जाते जाते मैं आपसे एक चीज की दो दो मैसेज मैं आपसे लेना चाहता हूँ। एक मैसेज, जो भी व्यक्ति इस समय मैनेजरियल पोजीशन पे है, जिसके अंडर एक टीम है, चाहे वो जॉब कर रहा है उसके नीचे टीम है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है उसके नीचे टीम है, उसको आप क्या टिप देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे, हाउ ही शुड वर्क? आई थिंक क्लैरिटी ऑफ विजन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जो आपका विजन है वो आप टीम के साथ शेयर करें और उनको समझाएं, राइट? और वो ब्रोकन डाउन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक एक बेसिक से बेसिक एडमिन से बात करेंगे, अगर मैं उनसे बात करता हूँ जो मुझे यहाँ पे चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उनको पता है कि उनका क्या रोल है, राइट? अगर उनको वो विजन की क्लैरिटी है, तो दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उनको पता है कि अगर पानी की बॉटल खाली हो गई है तो उनको रिफिल करनी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू दे आर एडिंग, राइट? एवरी पर्सन शुड नो कि उनका क्या contribution है in the business, and then they should be able to contribute to the
बेस्ट लेवल पॉसिबल। दूसरा आता है मोटिवेशन। अगर आपने उनको मोटिवेट कर रखा है और आप उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं सही तरह से, तो ऑटोमेटिकली दे विल इंश्योर दे पुट देयर 100% एंड गेट द जॉब डन, राइट? क्लैरिटी है और मोटिवेटेड है तो हो ही जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर मैनेजर को डेफिनेटली इंश्योर करनी चाहिए। कि क्या पता क्या करना है बता दो, कैसे करना है बता दो, और उनको मोटिवेट करते रहो, और जो काम कर ले उसको रिवॉर्ड भी कर दो, थिंग्स विल गेट डन ऑटोमेटिकली। ग्रेट। एंड लास्ट, आज पॉडकास्ट का मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है 1 घंटा और बातें करें, लेकिन हर चीज़ की इसकी लिमिट होती है, मैं शायद पार्ट 2 करेंगे आगे जाके एक। अभी इसको अपन कंक्लूड करते हैं लास्ट सवाल के साथ कि जो व्यक्ति इंश्योरेंस अभी लेने की सोच रहा है, एक यंगस्टर है जो सपोज़ अभी पढ़ रहा है या उसकी पहली जॉब लगी है या जो भी बिज़नेस कर रहा है, वो पॉलिसी अब लेना चाह रहा है, तो लेकिन बहुत सारे इनहिबिशन है, नहीं ले रहा, ये सोच रहा है, वो सोच रहा है। उनको एक क्या मैसेज देंगे जिससे उनको भी क्लैरिटी मिले, वो भी मोटिवेट हो कि भैया ये चीज़ तो लेनी है, कुछ ले ना ले, टर्म प्लान और हेल्थ प्लान तो लेके पक्का नक्की करें। उसको क्या सजेशन देना चाहिए? तो उसमें मेरी एडवाइस ये है कि आप सोचिए मत, आप आइए और एक बार कंपैरिजन कीजिए, प्रोडक्ट को समझिए ज़रूर और आज ही लीजिए। सी, ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आज की आज लें, एज सून एज पॉसिबल लें, क्योंकि अनसर्टेनिटी कभी भी आ सकती है, राइट? आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ के साथ क्या हो सकता है, आपको कौन सी डिजीज कब आ सकती है। दैट अनसर्टेनिटी इज वेरी वेरी हाई एंड वी हैव सीन ड्यूरिंग कोविड हमारे आसपास कितने लोगों के साथ कितना कुछ हुआ था। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप डिले ना करें। आई थिंक बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, या जैसे कहते हैं ना, मैं तो अमर हूँ, मैं तो उम्र हूँ। राइट? तो आई थिंक बिल्कुल आप अमर हैं, पर आपको ये ज़रूर लेना है, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो आप नहीं होंगे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड हेंस दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप ये ज़रूर लें। ग्रेट। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मतलब ये पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। आप हमारी ऑडियंस ने, एमएसएमईज़ ने, इंश्योरेंस वाले फैमिलीज़ ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारे टिप लिए होंगे। तो सर थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।